नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं आपका। मध्य भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 24 में बात करते हैं आज, जिसमें सल्तनत काल का भू राजस्व एवं मुद्रा के बारे में बात करनी है। पीछे हम जब इंडिविजुअल शासक पढ़ रहे थे, सुल्तान पढ़ रहे थे, तब कुछ मुद्राओं की बात कर चुके हैं, भू राजस्व की, गजे सिकंदरी, भूमि की पैमाइश, ये सारी बातें कर चुके थे। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंस के हिसाब से कुछ छूट गए हैं वहां पे, वो यहाँ पे और कवर करेंगे। ठीक है, तो भू राजस्व एवं मुद्रा। तो सल्तनत काल में जो था, भू राजस्व की 3 प्रणालियां प्रचलित थी। भू राजस्व को मेजर करने की या भू राजस्व को मापने की 3 प्रणालियां थी। वो प्रणालियां थी बटाई, मुक्ताई और मसाहत। 3 प्रणालियां थी, बटाई, मुक्ताई और मसाहत। और बटाई में भी 3 पद्धतियां थी, खेत बटाई, लाभ बटाई, खेत बटाई, लाभ बटाई और रास बटाई। सो बस इसी पे आपको मेंस और प्री के हिसाब से तैयार कर लेना है। सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण की 3 पद्धतियां हैं, बटाई, मुक्ताई और मसाहत। और बटाई में भी 3 है, खेत बटाई, लाभ बटाई और रास बटाई। इसकी कोडिंग देख लीजिए दोस्तों, इसकी कोडिंग बनाई है मैंने। सुल्तान साहब मुक्त टाई खेलरा। सुल्तान साहब जो हैं, सुल्तान साहब मुक्त होके अपनी जो टाई पहने हुए हैं, तो टाई के साथ खेल रहे हैं, ऐसे टाई फोल्ड कर रहे हैं, टाई को यूं यूं फेंक रहे हैं। तो सुल्तान साहब मुक्त टाई खेल रहा। सुल्तान साहब मुक्त टाई खेल रहा। तो देखिए, सुल्तान का मतलब दोस्तों किसकी भू राजस्व पद्धतियां हैं? सल्तनत काल की। साहब का मतलब है मसाहत, मुक्त का मतलब है मुक्ताई और टाई का मतलब है बटाई। और खेल रहा, ये 3 पद्धतियां हैं टाई की, खेत बटाई, लाभ बटाई और रास बटाई। ये तीनों जो हैं, क्लियर है? तो सुल्तान साहब मुक्त टाई खेल रहा, फ्री होके एकदम टाई खेल रहा है। सुल्तान साहब मुक्त टाई खेल रहा। 5 बार बोलेंगे, 5 बार लिखेंगे तो सल्तनत काल की आपको भू राजस्व व्यवस्था एक लाइन में याद हो जाएगी। सुल्तान साहब मुक्त टाई खेल रहा। तो साहब मतलब मसाहत, मुक्त मतलब मुक्ताई, टाई मतलब बटाई। और टाई के 3 प्रकार हैं, खेल रहा, खेत बटाई, लाभ बटाई और रास बटाई। ठीक है, एक एक के बारे में देखते जाते हैं दोस्तों। खेत बटाई जो है, ये राज्य तथा किसान के बीच खड़ी फसल का बंटवारा होता है। खेत बटाई में क्या है दोस्तों? खेत बटाई जो है, खेत बटाई में क्या होता है कि राज्य और किसान के बीच खड़ी फसल का बंटवारा है। जब फसल खड़ी होती है उसी समय बंटवारा हो जाता है, जिसको भू राजस्व बोलते हैं। भू राजस्व राज्य को दिया जाएगा, बाकी किसान रखेगा। तो राज्य और किसान के बीच जब खड़ी फसल का ही बंटवारा हो जाता है तो उसको खेत बटाई बोलते हैं, खेत का ही बंटवारा कर लिया। ठीक है। लाभ बटाई, जब फसल कट जाती है और फसल कटने के बाद जब दोनों में विभाजन होता है, इसको अपना वो मिल जाता है भू राजस्व और बचा हुआ किसान को मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं फसल कटने के बाद, अर्थात लाभ बटाई। और रास बटाई जो होता है, ये रास बटाई अनुमान के आधार पे चीजों का बंटना, फसल का बंटना, अनाज का बंटवारा अनुमान के आधार पे होता है, उसको बोलते हैं रास। है ना, मेरे को इतना मिला तो मेरे को रास आ गया, मेरे को पसंद आ गया, मैं सेटिस्फाई हो गया। रास आता है ना, कोई भी चीज रास आ जाती है। तो रास मतलब अनुमान के आधार पे, ठीक है यार मुझे इतना अनुमानित दे देना आप, तो वो चीज मेरे को रास आ गई। ठीक है, तो खड़ी फसल का बंटवारा, फसल कटने के बाद बंटवारा, लाभ का बंटवारा, और रास मतलब रास आ रहा है मतलब अनुमान करेक्ट है, तो अनुमान के आधार पे राज्य और किसान के बीच बंट जाना, दैट इज कॉल्ड रास बटाई। तीनों लिख लिया आपने? ठीक है, तो ये हो गए बटाई के प्रकार। अब बात करते हैं दोस्तों मुक्ताई की, है ना। इसके पहले मसाहत की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? मसाहत। मसाहत क्या होता है? तो मसाहत जो होता है, इसमें होता है भूमि की पैमाइश के आधार पर इसमें राजस्व लगता था, है ना। मसाहत में जो होता है, मसाहत में ये इसमें भूमि की पैमाइश होती है, भूमि की नपती होती है, पैमाइश होती है,
और इस पैमाइश के आधार पे ही क्या लगता है, भू राजस्व। और भूमि की पैमाइश का आधार जो था वो बिस्वा था। क्या हुआ करता था भूमि की पैमाइश का आधार, बिस्वा। ठीक है। और सबसे पहले भूमि की पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किसने किया था, तो आपको मालूम है अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे पहले भूमि को नापने के बाद और फिर भू राजस्व का निर्धारण करने का कार्य किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। किस आधार पे, बिस्वा के आधार पे। ठीक है, बिस्वा भूमि का एकड़ के जैसा है। ठीक है, बिस्वा है ना, 20वां भाग है ना, बिस्वा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मसाहत को समझ सकते हैं। मुक्ताई, मुक्ताई जो है ये मिश्रित प्रणाली है दोस्तों। तीसरी प्रणाली जो मुक्ताई है ये मिश्रित प्रणाली कहलाती है। मुक्ताई को बोलते हैं मिश्रित प्रणाली। और मिश्रित प्रणाली में इन दोनों का मिश्रण होता था, बटाई का और मसाहत का। जैसा पसंद आ जाए तो फिर मुक्ताई। बांट प्रणाली पर आधारित थी ये, है ना, बांटने की प्रणाली पर आधारित थी मुक्ताई। इन दोनों का मिक्सचर है, बटाई का और मसाहत का मिश्रित प्रणाली है मुक्ताई। भू राजस्व की पद्धतियां समझ में आई। सुल्तान साहब मुक्त टाई खेलरा, एक कोड में पूरा काम हो जाएगा। सुल्तान साहब मुक्त टाई खेलरा। मसाहत, मुक्ताई और बटाई। बटाई के 3 प्रकार हैं, खेत, लाभ और रास। क्लियर है। कुछ और मिसलेनियस पॉइंट है। कर निर्धारण के महत्वपूर्ण तरीकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, है ना। इसकी कर की दर कितनी थी, लगभग 50% थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के टैक्स की रेट कितनी थी, लगभग 50%। ठीक है। फिर बकाया राजस्व की वसूली के लिए, बकाया राजस्व की वसूली के लिए अलाउद्दीन ने एक विभाग खोला था, विजारत। बकाया राजस्व वसूली के लिए एक विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, विजारत या वजीर वाला जो है। और विजारत विभाग का प्रधान कौन कहलाता था दोस्तों, मुस्तखराज। कौन कहलाता था, मुस्तखराज। पीछे पढ़ा चुका हूं मैं आपको, मुस्तखराज। ठीक है। खराज मतलब क्या होता है, खेती की भूमि। खेती की भूमि पर लगने वाला कर, खराज, खुम्स, जजिया, जकात, उश्र। फिर उस के समय 5 कर पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो विजारत विभाग का प्रधान कौन होता था, मुस्तखराज। और ये बकाया राजस्व की वसूली का ये विभाग किसने एस्टैब्लिश किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर है। 50% किसने लिया, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद आपको मालूम ही है, सिंचाई के लिए सबसे पहले नहर किसने खुदवाई, तो गयासुद्दीन ने। लेकिन सबसे ज्यादा नहर किसने खुदवाई, तो फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे पहले नहरें किसने खुदवाई, गयासुद्दीन तुगलक ने। और सबसे ज्यादा नहरें किसने खुदवाई, फिरोज शाह तुगलक ने। और नहरों के मेंटेनेंस के लिए कौन सा कर लिया फिरोज शाह तुगलक ने, शर्ब, या इसी को बोलते हैं सिंचाई कर। नहरों के मेंटेनेंस के लिए एक कर लिया फिरोज शाह तुगलक ने, जिसको बोला गया शर्ब या सिंचाई कर, है ना। या इसी को बोला गया है हक ए शर्ब। क्या बोला गया है दोस्तों, हक ए शर्ब। किसने लगाया है, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया है, तो कृषि के विकास के लिए उसने एक अलग से विभाग बना दिया था, दीवाने कोही। बता चुका हूं, दीवाने कोही। MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बना दिया था, दीवान ए कोही, कृषि विभाग अलग से। और इसके लिए किसानों के लिए ऋण कौन सा दिया था, सोंधर ऋण, या इसी को बोलते हैं तकावी। याद होगा सब आपको, सोंधर या तकावी। ठीक है। और एक सिक्का चलाया था, 2 कानी, है ना। M का ये M ऐसे बनाया था ना मैंने, 2 कान जैसे M, तो 2 कानी सिक्का चलाया था। सोंधर और तकावी ऋण दिया था कृषि के लिए किसानों को। और दीवाने कोही यानी कृषि विभाग बनाया था, है ना। ये सारी चीजें, है ना। मालगुजारी व्यवस्था को सुदृढ़ किया था। माल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाना, तो बीच में जो चुंगी कर चुकाते हैं उसको मालगुजारी बोलते हैं। माल को गुजारने के लिए जो आप टैक्स देते हैं, दैट इज कॉल्ड मालगुजारी। तो मालगुजारी व्यवस्था को इसने सुदृढ़ किया, MBT ने मालगुजारी व्यवस्था को सुदृढ़ किया। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर गजे सिकंदरी किसने चलाया था, तो सिकंदर लोदी ने। ओवरऑल सल्तनत काल की बात चल रही है ना दोस्तों।
तो सिकंदर लोदी ने क्या चलाया था? गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितने इंच का होता था गज ए सिकंदरी का पैमाना, गज ए सिकंदरी। ठीक है, अब मुद्रा की बात करें अगर, तो मुद्रा के मानकीकरण का श्रेय किसको जाता है? मुद्रा के मानकीकरण, सल्तनत काल में मुद्रा के स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण, मुद्रा के मानकीकरण का श्रेय, मुद्रा मानकीकरण का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश जिसने राज्य बनाया था सबसे पहले, राज्य की संकल्पना, एकता की संकल्पना। और मुद्रा का मानकीकरण का कोड क्या बताया था मैंने? ताजी चार्ट। सल्तनत काल में मुद्रा अगर आ जाए तो क्या लिख के आएंगे आप? ताजी चार्ट। तांबे का क्या कहलाता था सिक्का? जीतल। और चांदी का क्या कहलाता था? टंका। तांबे का क्या कहलाता था? जीतल। और चांदी का क्या कहलाता था? टंका। तो तांबे का जीतल, चांदी का टंका, ताजी चार्ट। तो ये सल्तनत काल में स्टैंडर्ड मुद्राएं हैं और मुद्रा की स्टैंडर्डाइजेशन का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है, फिर एमबीटी ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, है ना। एमबीटी ने सोने के सिक्के को, सोने चांदी के सिक्के को बदलकर एक सिक्का और चलाया था, अदली। अदली सिक्का किसने चलाया था? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा तो चलाई ही थी इन्होंने, साथ में अदली नामक एक सिक्का चलाया था, तो ये ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से सिक्के चलाए थे दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक का एक कोड बताया था मैंने, है ना। फिर है ना, फिरोज शाह तुगलक का दोस्तों एक कोड बताया था, फिर बिख गए अद्धे में, है ना, फिर बिख गए। सारा कोड ही कोड में खेल डालेंगे अपन, अद्धे में, अपनी भाषा में उसको टेका बोलते हैं अपन। फिर बिख गए अद्धे में और गाने लगे, और गाने लगे। तो फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से सिक्के चलाए हैं? बिख और अद्धा। अद्धा फिर मतलब फिरोज शाह तुगलक, तो फिर से बिक गए आप। अद्धा मतलब 500 ml की शराब की बोतल में, और किसके गुण गाने लगे? उस पर्टिकुलर चुनाव प्रत्याशी के गुण गाने लगे जिसने आपको शराब दे दी है, उसके पक्ष में वोट डालने के लिए। तो फिर बिक गए आप अद्धे में और गाने लगे उसके गुण, उस चुनाव प्रत्याशी के। तो फिर मतलब फिरोज शाह तुगलक ने बिख चलाया, अद्धा चलाया और शंशगानी। गाने से मतलब क्या है? शंशगानी। तो ये तीनों प्रकार के सिक्के किसने चलाए हैं? फिरोज शाह तुगलक ने। ये मैं फिरोज शाह तुगलक में भी पढ़ा चुका हूं। फिर बिख गए, है ना, अद्धे में और गाने लगे। तो कोड बहुत मजबूती है अपनी, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों थोड़ी सी और बात करें, नकद वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि जो थी वो इक्ता कहलाती थी। इक्ता जो है वो पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में, राज्यों में बांटा गया था, उनको भी इक्ता बोलते थे। और इस इक्ता को देखने, इक्ता प्रणाली को कौन लाया है? इल्तुतमिश। और इस इक्ता को देखने वाला क्या कहलाता? इक्तेदार। लेकिन एक इक्ता और है, नगद वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि। नगद वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि, यह भी इक्ता कहलाती थी। सो ये ध्यान दे लीजिएगा, इक्ता प्रणाली लाया कौन है? इल्तुतमिश। तो नगद वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि इक्ता कहलाती थी। ठीक है, इल्तुतमिश पहला व्यक्ति था। इल्तुतमिश पहला व्यक्ति था जिसने सामंती प्रथा को समाप्त करके कौन सी प्रणाली लाई है? इक्ता प्रणाली। राज्यों को बांट के छोटे छोटे इक्ताओं में बांटना। तो इल्तुतमिश ने सामंती प्रणाली को समाप्त कर कौन सी प्रणाली लाया है दोस्तों? इक्ता प्रणाली। फिर अच्छा, जो बलवंत है सॉरी, बलवन ने जो है इक्ता को ट्रांसफर करने पे प्रतिबंध लगा दिया। जैसे बाप को मिला इक्ता, इक्ता मतलब नगद वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि बाप को मिली सपोज, और बाप मर गया तो फिर उसको बेटे को इक्ता ट्रांसफर नहीं होगी, वो जमीन ट्रांसफर नहीं होगी। वो जमीन वापस से छुड़ा के किसके पास चली जाएगी? सुल्तान के पास। और ऐसा किसने किया? बलवन ने। तो बलवन ने हस्तांतरित की जाने वाली इक्ता भूमि पर प्रतिबंध लगा दिया, है ना। जैसे भी पटवारी के साथ जो है, पटवारी जो लेखपाल होता है, यूपी में लेखपाल बोलते हैं, एमपी में पटवारी बोलते हैं। तो पटवारी के साथ जो उसका सहायक होता है कोटवार बोलते हैं या चौकीदार बोलते हैं। तो चौकीदार
पुराने समय में वेतन के बदले उनके भूमि दी जाती थी और भूमि पे वो कृषि कर सकते थे और वो भूमि ट्रांसफर हो जाती थी बाप से बेटे को। लेकिन अब वो प्रथा बंद हो गई है। वही चीज यहाँ पे भी है। तो बलबन ने जो है इक्ता भूमि को हस्तांतरित करना, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण पे प्रतिबंध लगा दिया। ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। फिर सर्वाधिक इक्ताएं, अब इक्ता यहां पे राज्य का राज्य है, इक्ता 1, इक्ता 2, इक्ता 3, इक्ता 4। तो सर्वाधिक इक्ताएं किसके समय बटी हैं? फिरोज शाह तुगलक के समय सर्वाधिक इक्ताएं बांटी गई। या नगद वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि को भी इक्ता बोला गया है। तो फिरोज शाह तुगलक के समय सर्वाधिक इक्ताएं बांटी गई। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा, है ना। फिरोज शाह तुगलक के समय सर्वाधिक इक्ताएं बांटी गई, तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर एक टाइप से और भूमि का है, सल्तनत काल में जो भूमि सुल्तान के प्रभाव से मुक्त होती थी, है ना। लास्ट पॉइंट है कि सल्तनत काल में जो भूमि सुल्तान के प्रभाव से मुक्त होती थी, सुल्तान के प्रभाव से मुक्त होती थी और कर रहित भी होती थी, उसे 3 प्रकार से बांटा गया है ना। मिल्क, वक्फ और इनाम। एक ही याद रखिएगा, है ना। बटाई, मुक्ताई, मसाहत, खेत बटाई, रास बटाई और लाभ बटाई के अलावा ये एक टाइप और ध्यान रखिएगा कि सल्तनत काल में जो भूमि सुल्तान के प्रभाव से मुक्त होती थी और बिना टैक्स के होती थी, उसको 3 भागों में बांटा गया, मिल्क, वक्फ और इनाम। मिल्क मतलब राजा से प्राप्त भूमि, राजा से प्राप्त भूमि। खुश होकर राजा ने आपको भूमि दे दी, जाओ ये वाला भूखंड तुम ले लो। मिल्क मतलब राजा से प्राप्त होने वाली भूमि। वक्फ मतलब, वक्फ बोर्ड होता है मुस्लिमों का, तो धार्मिक कार्यों के लिए प्राप्त भूमि, धार्मिक कार्यों के लिए प्राप्त भूमि, धार्मिक कार्यों के लिए भूमि वक्फ। और इनाम जो है वो पेंशन के बदले दी जाने, जैसे आपने पूरे जीवन भर राज्य की सेवा करी कर्मचारी के तौर पे और फिर आपको पेंशन के बदले दी जाने वाली भूमि इनाम, पेंशन के बदले दी जाने वाली भूमि, दैट इज कॉल्ड इनाम। तो इन तीनों को ना अनुदान रहित भूमि भी बोलते हैं। कैसी बोलते हैं? अनुदान भूमि बोलते हैं। ये तीनों भूमियां कौन सी भूमि कहलाती हैं? अनुदान भूमि। और अनुदान कौन देता था? सुल्तान देता था। तो अनुदान भूमि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। कोडिंग देख लीजिए, है ना। कोडिंग देख लीजिए, अनुदान, मिलवई, है ना, मिलवई, कर है। ये थोड़ा सा बुंदेलखंडी कोड हो गया, कर है। अनुदान जो है, अनुदान मतलब एड, AID, जिसको मदद बोलते हैं ना, पैसे की मदद को क्या बोलते हैं? एड। और इसको, है ना, संविधान के अनुच्छेद 114, 115 में लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान, ये सब है संविधान में। 114, 115, 116 में लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान वगैरह। तो वही अनुदान है, पैसे से संबंधित मदद, अनुदान या एड। तो अनुदान भूमि कितने प्रकार की है? मिल्क, वक्फ और इनाम। तो अनुदान भूमि का कोड क्या हो गया? अनुदान जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। मिलवई कर है, मिलवई कर है अनुदान। तो मिलवई का मतलब क्या है? अनुदान भूमि 3 है। मिल मतलब मिल्क, वा मतलब वक्फ और ई मतलब इनाम। और तीनों भूमियां कैसी हैं? कर रहित हैं, बिना टैक्स के हैं। कर है मतलब कर रहित है। तो ये कोडिंग बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। अनुदान, मिलवई, कर है। तो 2 कोड पे पूरा का पूरा भू राजस्व और मुद्रा समाप्त हो जाता है। पहला कोड है सुल्तान साहब मुक्त टाई खेल रहा, सुल्तान साहब मुक्त टाई खेल रहा। और दूसरा क्या है? अनुदान, मिलवई, कर है। अनुदान, मिलवई, कर है। अनुदान भूमियां कितने प्रकार की है? मिल मतलब मिल्क, वा मतलब वक्फ और ई मतलब इनाम। और कर है का मतलब है कर रहित भूमियां हैं, अनुदान भूमियां, जिन पे सुल्तान का कोई कमांड नहीं होता था। ठीक है। तो इस भूमि को अनुदान भूमि कहा किसने है दोस्तों? मोरलैंड नामक साइंटिस्ट ने। किसने कहा है? मोरलैंड ने कहा है। अनुदान भूमि, है ना, सुल्तान के प्रभाव से मुक्त भूमि को, जो है सुल्तान के अधिकार से मुक्त भूमि को अनुदान भूमि किसने कहा है? मोरलैंड ने कहा है।
ठीक है, तो थोड़ा जल्दबाजी में मैंने ये सब बताया है क्योंकि एक बार काफ़ी कुछ पढ़ा चुका हूँ सुल्तानों के साथ साथ में। सो आप इसको दो कोड में ज़रूर याद कर लेंगे, बाकी बहुत आसान है। मेंस में भी लिख के आ सकते हैं। कोड की ताकत बहुत है, टेके की ताकत बहुत है, उसको पहचान लीजिए समय रहते हुए। मेरे मेंस तो एकदम बढ़िया जाते हैं इसी उसमें, और निकलते भी हैं। क्लियर है दोस्तों? सो अच्छे से पढ़ते रहिए। कल बात करेंगे अपन थोड़ा सा व्यापार, आयात निर्यात तकनीक की बात करेंगे। कहाँ से क्या आयात होता था, कहाँ से क्या निर्यात होता था, कहाँ का क्या प्रसिद्ध था, और उसके बाद सैन्य व्यवस्था की बात करते हुए सल्तनत काल को पूर्ण तरीके से विराम देंगे। ठीक है दोस्तों, तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, अपना स्नेह डालते रहिए, उत्साह बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।